जय हिंद बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एसिड और बेस क्या होते हैं और क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। एसिड और बेस के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था और इसके साथ साथ में साल्ट भी देखे थे और इनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं वो चीजें भी देखी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है जो एसिड और बेस होते हैं वो एसिड होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, लिटमस पत्र को लाल और नीला कर देते हैं, ये भी हमने देखा था। परंतु हमें ये नहीं पता कि उनके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, कौन किसके साथ डील करेगा, कौन किसके साथ मिलेगा तो बनेगा क्या। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर और आपको भी ये पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस। ये दोनों हमारे मुद्दे हैं। इन दोनों को हम देखेंगे एक दूसरे में मिला कर कि कौन किसके साथ मिलने के बाद क्या बनाता है। यही होगी हमारी क्या केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी यही सारे इन दोनों को मिला कर देखेंगे एक दूसरे में कौन किसके साथ क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की, और एसिड को मिलाते हैं सबसे पहले धातु में। किसमें मिलाते हैं? एसिड को मिलाते हैं धातु में। तो यहां पर अम्ल और धातु यानी एसिड और जो मेटल है उन दोनों को मिलाने पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस यानी साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो अब हम देखते हैं इसको सूत्र के माध्यम से कि किस प्रकार से ये फॉर्मेशन यानी लवण का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जहां जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम एक तो एसिड, तो यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये लिया कॉपर, यानी एक ये मेटल है और इसके साथ में ये इसने निर्माण किया कॉपर क्लोराइड का लवण, क्या बनाया? लवण। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसके साथ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट लिया और कॉपर यानी एक धातु ली, उसके साथ अभिक्रिया करवाई तो भी हमें एक लवण प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो धातु होती है वो जब कि जो एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं जब उनको धातु के साथ में अगर मिला दे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, यानी एक तो बनाएंगे लवण और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि उनके अंदर कहीं ना कहीं पहले हाइड्रोजन गैस थी, इसीलिए हमने पहले पढ़ा था तब ये देखा था कि जो एसिड होते हैं वो रिएक्शन करके H+ आयन देते हैं। तो यहाँ तक हमारा H+ आयन कहाँ से दे रहे थे वो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि जो बेस होते हैं जो क्षार होते हैं वो किस प्रकार से धातु के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि जो क्षार है वो धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो धातु है केवल जिंक यानी जो जिंक धातु है उसके साथ ही ये रिएक्शन करता है। कौन? क्षार। अब जब ये क्षारक है तो इसके साथ रिएक्शन करते तभी बनाते हैं सोडियम जिंकेट का लवण, ये लवण बनाते हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, केवल जिंक जो है जो ही केवल इसके साथ रिएक्शन करता है, बाकी की धातु इसके साथ रिएक्शन नहीं करती है। अगर Zn जो है वो रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझते हैं हम कि ये जो है ना मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इनके साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, अम्ल और क्षारक। तो यहाँ पर एक बात समझ ली कि जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है इनके साथ भैया बेस बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, यानी जो क्षारक है वो इनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इनके साथ केवल और केवल अभिक्रिया करेगा एसिड, यानी हम यहाँ पर केवल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ केवल एसिड की अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि अभिक्रिया केवल एसिड ही करता है, क्षारक अभिक्रिया इनके साथ नहीं करता है। तो यहाँ पर समझते हैं हम सबसे पहले धातु कार्बोनेट के साथ किस प्रकार से जो एसिड है वो अभिक्रिया करता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो धातु कार्बोनेट है वो किस प्रकार से एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, एक ये अम्ल ले लिया मैंने और अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर मेरे को प्राप्त हुआ लवण और ये हुआ जल, और इसके साथ साथ में मेरे को एक
गैस प्राप्त हुई, जिसको मैं क्या कहता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब धातु कार्बोनेट ने एसिड के साथ अभिक्रिया की तब हमें प्राप्त हुई एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस ये याद रखना है, जब क्या करती है धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब समझते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्योंकि बेस के साथ तो अभिक्रिया दोनों ही नहीं करेंगे, तो ये करेंगे, देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये इसको एक तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं, खाने का सोडा। इसको कहते हैं धोने का सोडा। ये जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये भी बनाते हैं, एक तो बनाते हैं लवण और एक बनाते हैं जल, और इसके साथ साथ में देखो इसने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई है कि धातु कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या कर देते हैं भैया, लवण देते हैं, जल देते हैं और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। बस इतना सा अपने को याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ये चीज मैंने कहा था कि जो ये है ये खाने का सोडा, आपने देखा होगा घर पे, ये धोने का सोडा है और इसको कहते हैं खाने का सोडा। याद कैसे रहेगा, धोने का सोडे का सूत्र भी यही है, बस इस हाइड्रोजन का फर्क है और यहाँ पर दो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखने का सीधा सा सूत्र है कि ये H है, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाई क्या करती है, खाना बनाती है। क्या करती है, खाना बनाती है। तो खाना बनाने में किसका उपयोग करेगी, खाने का सोडा का। तो यहाँ से याद रह जाएगा सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। तो यहाँ से ये चीज अपना क्लियर हो गई। अब समझते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इस गैस को आप क्या करते हो, यानी जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर प्रवाहित करते हो, यानी इसके अंदर जब डालते हो तब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और ये बनता है अपना संगमरमर, संग दो बार मर, यानी मार्बल बनता है और इसके साथ में जल प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये है, इसको आप खड़ी कह सकते हो। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब संगमरमर प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके साथ साथ में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो हमने देखा कि जो एसिड और बेस है इसकी धातु के साथ कैसे रिएक्शन हो रही थी, इसके बाद धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे हो रही थी। अब हम करते हैं इसके साथ जबरदस्ती और इन दोनों को ही रिएक्शन करवा देते हैं। कहने का मतलब है जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तब क्या प्राप्त होगा। अब हम ये जानते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अम्ल को और क्षार को दोनों को आपस में मिला दिया और फिर बाद में हमें प्राप्त हुआ लवण और जल। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप एक बात देखिए कि एक तो है खट्टा और एक है कड़वा, जब दोनों को आपस में मिला दोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त हो रहा और एक हो रहा जल क्रिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो अम्ल आया और एक क्षार आया। अगर आप अम्ल ज्यादा मिलाते जाओगे तो एसिडिक माध्यम ज्यादा हो जाएगा और क्षार ज्यादा मिलाते जाओगे तो क्षार वाला माध्यम यानी क्षारीय हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों को जब बराबर मिला देते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को वो दोनों खत्म कर देते हैं और हमें यहाँ लवण और जल प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए, यानी इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए और लवण और जल बन जाए तो उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक हो गया आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। और आगे पढ़ते हैं रिएक्शन नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास 2 पॉइंट और निकल का है, वो है धातु ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड।
अब हमें करानी इनके साथ रिएक्शन। कैसे करेंगे ये रिएक्शन? देखो, हम करवाएंगे इनके साथ, जैसे कि ये एसिड है तो एसिड की रिएक्शन कराएंगे धातु ऑक्साइड के साथ, और जो बेस है इसकी रिएक्शन कराएंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तब हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो धातु ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और अधातु के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उसको समझते हैं। चलो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, बहुत ही मजा आने वाला आपको, और एक चीज सीखने वाले हो, बहुत एक्स्ट्रा चीज, और वो ये है कि यहाँ पर जो एसिड है वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये जो बेस है वो अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद क्या बनने वाला वो तो मैं बताने वाला हूँ, पर इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है, तो प्लीज़ कम से कम इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हो और जो लाइक्स मिलते हैं ना, उनकी वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, शेयर करने में अपनी कंजूसी मत करिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा। चलो देखते हैं कि क्या चीज़ हमने यहाँ देखनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की चीज़ ये है, ये अम्ल है और ये धात्विक ऑक्साइड है। ये अम्ल और ये धात्विक ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तब बनाते हैं भैया लवण है और ये जल। अब यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन और ली है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाती है, परंतु ये चीज तो हमने तब भी पढ़ी थी जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं, तब जो रिएक्शन होती है उसमें भी तो लवण और जल बनता है। तो कहने का मतलब भैया ये है कि ये अभिक्रिया जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा था, वो अभिक्रिया ये है। तो कहने का मतलब हम ये जो धात्विक ऑक्साइड है इनको हम क्षारीय ऑक्साइड भी तो कह सकते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी तो कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये ही कहलाते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की चीज है, और ये चीज है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। हम यहाँ पढ़ रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने पहले भी देखी थी, और इसको हमने खड़िया नाम दिया था। ये खड़ी वही दिखाई देती जो खड़ी है, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था तो हमें प्राप्त हुआ था संगमरमर, संगमरमर या मार्बल प्राप्त हुई थी। ये वही रिएक्शन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ी थी। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं उस रिएक्शन से मैच कर रही है जो रिएक्शन थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़ी थी। अधात्विक ऑक्साइड है, ये अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं? ये अम्लीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं? अम्लीय प्रकृति। इनकी कैसी प्रकृति है? अम्लीय प्रकृति। और जो धात्विक ऑक्साइड है वो है क्षारीय प्रकृति के, और जो अधात्विक ऑक्साइड है वो है सारे अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। और इसके साथ एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उससे कि आपको पता चल जाएगा हमने यहाँ क्या क्या चीजें सीखी है। तो कुल मिला के हमने ये सारी चीजें यहाँ पर अभी सारी क्लियर की है कि हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले जो एसिड और बेस है उनकी धातु के साथ अभिक्रिया की तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही थी। फिर हमने क्या किया, जो एसिड और बेस है उसको मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई। तो हमने कहा कि जो बेस है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि ये दोनों अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं। इसके साथ साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, एसिड और बेस ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं लवण और जल प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर इन दोनों का जो माध्यम है वो एक दूसरे को लेकर खत्म कर देते हैं, इसीलिए हमने इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो एसिड है वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, इसीलिए
जो ये धातु ऑक्साइड है इनको हमने कहा था ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति के या क्षारीय ऑक्साइड है। इसके बाद हमने कहा था जो बेस है वो अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं जो अधातु ऑक्साइड है वो है अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।